अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों से फॉरेन फंडिंग केस को लेकर ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कुछ ही देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबके लिए चश्मकशा है। अकाउंट्स में कई मशतबा अदारों और अफराद ने फंडिंग की। इमरान खान पीटीआई को माली मावनत फराहम करने वाली गैर मुल्की कुव्वतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने भी अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने आज ट्वीट किया है और कहा है कि मैं ईसीपी की जानिब से समुंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात पर मुश्तमिल पीटीआई की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। मैं ईसीपी की जानिब से दीगर दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मालियत की इसी किस्म की पड़ताल का मुंतजिर हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तश्कील करदा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि तहरीके इंसाफ ने इंतखाबी इदारे से 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम खुफिया रखी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीके इंसाफ को जो फंड्स न्यूजीलैंड से मिले इन तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। अकबर एस बाबर ने 2014 में इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तगियों के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने 96 समाअतें की हैं। अब नाजरीन, सिचुएशन ये है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील करदा जो स्क्रूटनी कमेटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जो है जांच पड़ताल कर रही है, उनके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रही है। और ये सब कुछ नाजरीन पहले पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। अयूब दौर के अंदर भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसका नाम था एब्डो, और वहां पे बेतहाशा 7000 के करीब जो लोग हैं वो डिसक्वालीफाई हुए थे, मिसकंडक्ट के हवाले से कहा गया था। और उसके अंदर ज्यादातर जो सियासतदान थे वो मशरकी पाकिस्तान से थे। और कहा जाता है कि तब जो पॉलिटिशियंस थे ना कि वो सिर्फ डिस्क्रेडिट हुए थे बल्कि जो एक डिसकंटेंट की बुनियाद है मशरकी पाकिस्तान की वो भी तभी रखी गई थी। तो सवाल उठता है कि क्या मामला जो हैं वो उसी तरफ तो नहीं जा रहे। इसीलिए हमने आज दावत दी है वकीलों को, चूंकि हम समझते हैं कि दोनों पार्टीज के जो वकील हैं वो हिस्ट्री को भी अच्छी तरीके से जानते हैं और कानून को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर साहब जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी हमें ज्वाइन करने लगे हैं जो कौमी असेंबली कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। सबसे पहले अली जफर साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, एक बुनियादी सवाल तो उठता है ना कि जहां पे एक पार्टी आती है वो एहतसाब का झंडा उठा के आती है तो क्यों ना पहले वो अपनी जो भी अकाउंट्स है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दें। अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो फिर इतनी एडजर्नमेंट्स क्यों ली जा रही हैं? क्यों नहीं आप ओपन ट्रायल चाहते? क्यों नहीं आप चाहते कि आपकी सबसे पहले जांच पड़ताल हो? जी देखिए, ट्रायल तो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी इंक्वायरी भी कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि केस क्या था और किस तरफ इसके ऊपर डिबेट किस तरफ जा रही है और इस केस का रिजल्ट क्या होने वाला है, ताकि आप के नाजरीन जो है वो जरा इसको क्लैरिटी से समझ सकें और सुन सकें। जो कानून है वहां से शुरू करते हैं कि कानून क्या है। कानून है, इलेक्शन लॉज कहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड हो तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको दरखास्त कर सकता है हुकूमत को कि उसको आप बैन कर दें, उसको कलअदम करार दे दें। अब सवाल पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। कानून उसको भी वजाहत से डिस्क्राइब करता है कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। और फॉरेन फंडिंग कानून के मुताबिक ये होती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन सीक्रेट एजेंसी या फॉरेन हुकूमत, कोई बाहर की हुकूमत जो है वो उसको बनाए और फंड करे तो उसको फॉरेन फंडेड पार्टी किया जाता है। जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसमें किसी एक जगह भी ऐसी कोई बात नहीं है जो ये दिखा सके मुझे या किसी को भी ऑब्जेक्टिवली कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। तो जहां तक इस केस का ताल्लुक है ये केस तो इधर ही खत्म हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात आई स्क्रूटनी की, अकाउंट्स की। कानून ये कहता है कि जो स्क्रूटनी है, आप स्क्रूटनी से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरह से अपने अकाउंट्स, अपने रिटर्न्स
فائل کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے ریٹرنز اپنے اپنے فائل کر دیے ہیں۔ اب اس کے اندر جب اسکروٹنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ وضاحت چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہے، ایسا کوئی کنٹریبیوشن ہے جس کو انہوں نے دیکھنا ہے، تو ان کے پاس حق ہے کہ اس کو وہ کلیریفیکیشن اس کی کریں، اور اگر اس میں کوئی کلیریفیکیشن کے بعد درست کرنا ہے ریکارڈ کو درست بھی ہو سکتا ہے۔ کنٹریبیوشن کا سن لیجیے، کنٹریبیوشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فورن نیشنل پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جاپان میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، دبئی میں کر رہے ہیں، وہ جس کرنسی میں بھی ارن کر رہے ہیں، وہ اگر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کوئی $100 دیتا ہے، کوئی 100 ین دیتا ہے، کوئی 100 یورو دیتا ہے، کوئی درہم دیتا ہے، تو وہ کنٹریبیوشن ہے، اس سے وہ فورن فنڈڈ پارٹی نہیں بن جاتی۔ اور اسی طرح آل رائٹ، میں آپ کی بات اب سمجھ گئی ہوں، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے یہ بات کی، سمجھایا آپ نے ہمیں۔ محسن شاہ نواز صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، محسن صاحب آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورن فنڈنگ کا جہاں تک سوال ہے وی آر ان دا کلیئر، باقی جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو قانونی ایک زمرے میں دیکھنا چاہیے کہ فورن فنڈنگ وہ کوالیفائی نہیں کرتی اگر انڈیویجولز، فورن انڈیویجولز جو ہیں آپ کو 100 یا 200 یا $300 دے رہے ہیں۔ دیکھیے بات تو پہلی بنیادی یہ ہے، جی بات یہ ہے بنیادی طور پہ علی ظفر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ دو قسم کی فنڈنگز میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اب جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس میں کوئی فورن نیشنل کی اور فورن گورنمنٹ کی یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب اس کے بیچ میں آپ اگر اس کے ابھی فردر فیکٹ فائنڈنگ میں چلے جائیں کہ ہم وہ دیکھیں کہ وہ جو فورن نیشنلز ہیں، وہ فورن نیشنلز جو ہیں ان کا پیچھے سے ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایویڈنس ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ساری انفارمیشن ہے جو باہر سے چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پر چیز ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے بنیادی طور پہ تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ فورن نیشنل جو ہے وہ پاکستانی جو کنٹریبیوشن کی بات کرے وہ علیحدہ ہے، اور جو فورن نیشنل ہے اگر تو وہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے جو پاکستان سے ٹریول کر کے نہیں گیا، جو اوورسیز پاکستانی کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، تو وہ تو فورن نیشنل ہی رہے گا۔ اور اس کو بھلے ہم یہ آرگیومنٹ لے لیں کہ جی یہ جو فورن نیشنل ہے یہ کسی اسرائیلی گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی را کا ایجنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کسی گورنمنٹ کا اس کو بیکنگ نہیں ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے۔ لا تو بڑا کلیئر ہے، ہم نے تو قانون کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن دیکھنی ہے۔ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن میں فورن نیشنل جو ہے بس یہ آگے سے اس کی ہے، اس کی ڈیفینیشن آگے اس کی انٹرپریٹیشن میں تو پھر جس طرح علی صاحب کر رہے ہیں وہ جتنا مرضی چلے جائیں اس کے بیچ میں، یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنی موقف پہ کھڑا کروں گا، لیکن اگر اس کی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی جائے وہ تو اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی فورن نیشنل سے کوئی بھی اس طرح کی پارٹی جو ہے وہ فنڈنگ وصول نہیں کر سکتی۔ جہاں تک فورن فنڈنگ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ جو فورن فنڈنگ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے بیچ میں پھر بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ ان کا اوریجن کلیئر ہو۔ تو ہمارا تو جو پہلے دن سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں یہ فال کرتے ہیں۔ یہ علی ظفر صاحب یہ ان کا موقف ہے محسن شاہ نواز رانجھا کا، مگر دیکھیے جو اسکروٹنی کمیٹی نے بھی چیزیں دی ہے، اب آفٹر آل جب آپ کہتے ہیں کہ جی سارے سیاستدانوں کو صادق اور امین ہونا چاہیے اور اس کے تحت اس ملک کے اندر وزراء اعظم کو نااہل بھی قرار دیا ہے، تو پھر سوالات تو اٹھیں گے نا کہ جب آپ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ the party under reported an amount of rupees 312 million over a 4-year period between 2009 between 2010 and 2012 and 2013. Year-wise details show that an amount of over rupees 145 million was underreported in 2012 and 13 alone. یہ بہت بڑے اماؤنٹس ہیں which have gone unaccounted for. دیکھیں یہ اب ہم دوسرے ریلم پہ چلے گئے۔ پہلے تو فورن فنڈنگ والی بات تو بڑی کلیئرٹی سے ہے، آپ کوئی مسجد بناتا ہے اس میں ایک آتا ہے ایک بڑا صادق امین شخص پیسے ڈال دیتا ہے، ایک آتا ہے جو مرڈرر ہے
کوئی جرم کیا ہوا اس نے وہ بھی پیسے ڈال دیتا ہے، ایک آتا ہے جو کرپٹ آدمی ہے اس نے بھی ڈال دیا ہے. تو جو مقصد ہے مسجد کا وہ بنانے کا وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کس نے 100 روپیہ دیا 50 روپے، وہ اس کی کیریکٹر کو نہیں جج کریں گے. وہ تو فی الحال چونکہ فنڈ ہے ایک اور وہ فنڈ الاؤڈ ہے، لیگل ہے، قانونی ہے، اس سے وہ مسجد تعمیر کریں گے. یہی ایشو ہوتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو ریٹرنز فائل کیے کیا اس میں آپ نے دکھایا کہ یہ آپ کو 100 روپیہ ملا یا آپ نے دکھایا کہ 200 روپیہ ملا، اور اگر 500 روپیہ ملا تو 300 روپیہ کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ یہ ایک مختلف سوال ہے. یہ اسے فورن فنڈنگ کا تعلق نہیں، یہ اکاؤنٹس کا معاملہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹس کے ٹھیک ہے، مگر اکاؤنٹس کا معاملہ اتنا تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی جب آپ کہتے ہیں کہ وی آر بیونڈ ریپروچ اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم احتساب کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، سب صادق اور امین ہیں، تو پھر اکاؤنٹس تو کلیئر ہونے چاہیے نا علی ظفر صاحب. یہ جو ڈسکرپنسیز آ رہی ہیں اب دیکھیں، اب اس بالکل ہونے چاہیے. اب دیکھیں اسکروٹنی کمیٹی نے کیا کہا. اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ آپ کے ٹھیک ہے اکاؤنٹس ہم نے دیکھ لیے ہیں، اس میں آپ کو کنٹریبیوشنز ہوئی ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہے، آپ کے اکاؤنٹس بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ باہر سے ہی پیسہ لے لیا، یہ اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. تو کیا آپ کے یہ اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ یہ آپ نے کتنا ڈکلیئر کیا کتنا نہیں کیا، اور اس کا انہوں نے الزامات مگر ایک چیز کا اور جواب دے دیجئے علی ظفر صاحب کہ جو یہ چونکہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں سوال کہ جو وزیر اعظم نے اپنے پہلے سال کے اندر جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنا جب انکم ٹیکس ڈکلیئر کیا تو وہ اس وقت تھا 2,82,000 تقریباً لگ بھگ 2018 میں. اب ان کا جو انکم ٹیکس ہے وہ 98.5 لاکھ دکھایا جا رہا ہے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس تو وہی نوکری ہے یعنی وزیر اعظم کی نوکری تو نہیں بدلی، تو پھر آمدن کیسے اتنی بڑھ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کا جواب ان کے اکاؤنٹنٹ ہی دیں گے کہ کیوں انکریز ہوا، لیکن بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی جائیداد جیسے کہ جو انہوں نے بیچی، اگر وہ بیچی تو اس پہ کیپٹل گین آیا، اگر اس پہ کیپٹل گین آیا تو اس پہ پھر وہ ٹیکس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کیپٹل گین، اور وہ انکم ٹیکس کے اس میں آ جاتا ہے. تو اگر ایک سال میں انہوں نے کوئی جائیداد ایسی بیچی جس میں انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس دیا اور وہ ڈکلیئر کیا، تو بجائے یہ کہنے کے کہ بڑا اچھا کیا ڈکلیئر کیا، اس کو صاف شفاف طریقے سے اس کے اوپر ٹیکس دیا، تو اس کے اوپر الزام لگانا تو مجھے کوئی کانٹرڈکٹری بات لگتی ہے. ویسے وزیر اعظم یہ بات کر کیوں نہیں رہے، اس کو صاف کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے چونکہ یہ بہت بات لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ اب تو 2 دن ہو گئے ہیں اس خبر کو گردش کرتے ہوئے. جی ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں، اگر واقعی میں ان کے جو فائنینشیل کنسلٹنٹ ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ جواب آ جائے گا. جہاں تک میں نے جواب سنا ہے، چلیں ٹھیک ہے، حکومت کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے تو یہی ایکسپلینیشن دی ہے اور یہی سننے میں آ رہا ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پراپرٹی بیچی گئی تھی، ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی وہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن کریں گے، کوئی پراپرٹی بیچیں گے یا کوئی اور ایسی بات کریں گے تو ان کی ویریشن ہوتی ہے تو آمدن بڑھے گی. ٹھیک میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. مجھے الاؤ کیجئے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرنا ہے، ادھر چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، پھر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے پوچھیں گے کہ آج وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ ہماری جانچ پڑتال کریں، مگر پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی جانچ پڑتال کریں. تو آر دے ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف اسکروٹنی؟ یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے جو ہے پراپرٹی بیچی اس لیے ان کی آمدن بڑھ گئی، یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے. مگر دوسری طرف سے جو آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی جانچ پڑتال کروانے کو تیار ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی پھر اپنی جو فنڈنگ ہے اس کی جانچ پڑتال کرے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ جی بالکل ہم ریڈی ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ معاملہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کا ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں بھی آ رہے ہیں اور یہ فورن فنڈنگ بھی ہے. ہمارے نہ تو کوئی اوورسیز اکاؤنٹس ہیں، نہ ہم نے کوئی باہر سے کوئی فنڈنگ فورن فنڈنگ انوالو کی ہے. ہمارے جو فنڈز میں اکاؤنٹنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اکاؤنٹس ریلیٹڈ، کہ جو لوکل پیسے پارٹی فنڈ میں آتے جاتے ہیں ہم تو اس کا حساب دے رہے ہیں. جہاں تک بات رہے گی اوورسیز، جہاں تک فورن فنڈنگ کا سوال ہے
या जहां तक प्रोहिबिटेड फंडिंग का सवाल है, हमारा तो ऐसा कोई मामला नहीं और हम करवाने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल हमारी तो हम चाहे हमारा बेशक ओपनली आप कर लें, हम तो कहेंगे कि पब्लिक ट्रायल कर लें और हमारा भी पब्लिक ट्रायल कर लें और इनका भी पब्लिक ट्रायल कर लें। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके भी नाम पाकिस्तानी कौम के सामने आने चाहिए। वो कह रहे हैं कि इकट्ठे हो, ये नहीं का एक ही पहला हो फिर बाद में आपका हो फिर किसी और का हो, सबका इकट्ठे हो, ये जो उनकी बात में समझी। देखिए हम तो कहते हैं इकट्ठा हो जाए, हमारा तो कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं इकट्ठा हो जाए, चाहे लोकल फंडिंग है पीटीआई की या फॉरेन फंडिंग है पीटीआई की या प्रोहिबिटेड फंडिंग है पीटीआई की या मुस्लिम लीग नून की लोकल फंडिंग है या हमारा। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि हमारी कोई प्रोहिबिटेड और कोई फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। मैं मामला ही प्रोहिबिटेड फंडिंग का है, आप कह रहे हैं। जी मामला प्रोहिबिटेड फंडिंग का है, इनका तो मसला और है। हमारे ऊपर जो हमारे तो अकाउंट्स की जांच पड़ताल है और वो हम करवा रहे हैं और हमें कोई इतराज नहीं, हमारा भी बिल्कुल इनके साथ चला दें। हम तो बल्कि कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि हमारा मुकदमा भी इनके मुकदमे के साथ चला दें और जिन लोगों ने इनको पैसे दिए उनकी नेशनैलिटी, उनका रिलीजन और उनका नाम और उनकी वल्दियत और उनका पिछली 1-2 जनरेशंस तक वो चले जाएं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो भी बता दें कि वो और उनके पेरेंट्स कहां पर रहे और कौन कौन से मुमालिक में थे जिनसे वो पैसे इन्होंने लिए, जिसको हम प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इनका इस चीज का सवाल उठता है कि डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेरेशन का, देखें आप एक चीज डिक्लेयर ही नहीं करते, आपके बैंक अकाउंट्स अचानक निकलते हैं। अब हमें नवाज शरीफ साहब पे क्या हुआ था, यही नहीं मसला बना था कि एक अकामा आ गया था अचानक और एक तनख्वाह जो कि वसूल नहीं की थी, जो रिसीवेबल्स में थी और जो अभी मुस्तकबिल में मिलनी थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हमें सजा दे दी, नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया। अब सेम यहाँ पे सिचुएशन है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आपके सिग्नेचर्स हैं, आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप पार्टी के अकाउंट्स और हर चीज को वेरीफाई करते हैं। जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सालाना हर सियासी जमात जमा कराती है उसके ऊपर दस्तखत है इमरान खान के और उसके अंदर नीचे एक आपकी एक स्टेटमेंट ऑन ओथ भी होती है कि जो कंटेंट्स हैं इंफॉर्मेशन के वो आप ऑन ओथ भी बता रहे होते हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं कि ये टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है और इसमें आपने कोई कंसीलमेंट नहीं की, कोई चीज छपाई नहीं है। अब अचानक आपके 25-30 अकाउंट्स निकल आते हैं और वो 25-30 अकाउंट्स जो है आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो क्या आप वही जो नवाज शरीफ साहब का केस लॉ है अगर उसी को अप्लाई, तो क्या आप ये मिस डिक्लेरेशन नहीं होगी, ये कंसीलमेंट नहीं होगी, ये मिस डिक्लेरेशन ठीक है। मैं लेट मी गेट अ रिस्पॉन्स। जी अली जफर साहब वो ये कह रहे हैं, आपने सुन ली वैसे उनकी बात, मिस डिक्लेरेशन की बात उन्होंने की है कि अगर उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं उस चीज के ऊपर जो है ही नहीं तो फिर वही केस बन गया केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन। जी देखिए, वो 3 मुख्तलिफ बातें हैं, एक एक करके मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाज़ेह हो जानी चाहिए बात कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये अब स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स का केस है। और जब स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स की केस की बात करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है पीटीआई का, जिसके ऊपर एप्लीकेशन भी दी गई है, बार बार दी गई है। और ठीक है, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वो तैयार हैं कि पीएमएलएन भी स्क्रूटनाइज कराने के लिए तैयार है, लेकिन ये मौक़िफ़ उस अदालत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं दिया गया। एक चीज क्लियर कर दीजिए, सॉरी अली जफर साहब, एक चीज क्लियर कर दीजिए। आपने जो कहा है कि ये केस जो है ये फर्क है, ये मिस डिक्लेरेशन का केस नहीं है, तो क्या इस वक्त जो केस चल रहा है ईसीपी की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो कोई और इसके ऊपर नतीजा नहीं निकाल सकते? मिस डिक्लेरेशन के ऊपर नहीं रूलिंग दे सकते? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एप्लीकेशन आई कि फॉरेन फंडेड पार्टी है, इसको बैन करें, ये दरखास्त है। अब वो दरखास्त का फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त के मुताबिक ही करना है। उसमें एक स्क्रूटनी की गई और स्क्रूटनी में ये देखा गया कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और कॉन्ट्रीब्यूशंस में फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है, कोई ना हुकूमत है ना कोई ऐसी है। आप देखें ना, एक शख्स आके, ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स आके वो $100 कंट्रीब्यूट कर दे, अकाउंट में चेक दे और चेक वो डिपॉजिट हो जाए। आपने वो बात एक्सप्लेन की है पहले, ठीक जी। तो आपका इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि जी ये मिस डिक्लेरेशन का केस ही नहीं है,
अब ये केस ही नंबर 1। नंबर 2, अगर ये स्क्रूटनी का केस बनता है या अगर ये फैसला होता है, जो हम तैयार है पीटीआई कि आप जितने अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो स्क्रूटनाइज करें और उसमें देखें कि किसने किधर क्या खर्च किया, क्या नहीं खर्च किया, जब जिसको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, तो वो अगर आपने जांच पड़ताल करनी है अकाउंट्स की, तो हमने दरखास्त दी कि आप फिर जिस तरह हमारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं बिल्कुल शौक से करें, लेकिन उसके साथ साथ आप पीएमएलएन की भी और पीपल्स पार्टी की भी करें। तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस आई कि नहीं, हमारा तो केस ही नहीं, हमने तो ये दिखाना ही नहीं, हमारा तो मैटर ही नहीं है। तो ये हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आइन के तहत आपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्क्रूटनी करनी है, बिल्कुल करें, इस पे कोई शक नहीं कि आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनसे पूछ लेते हैं सर, वक्त की किल्लत होती है, ये सवाल करना इनसे बहुत जरूरी है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मोहसिन साहब मैं आपसे लूंगी। देखिए, जिस तरह के अली जफर साहब कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रेजिस्ट किया, आपने कहा जी हम नहीं अपनी स्क्रूटनी करेंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो केस है ये है ही नहीं, ये तो केस फॉरेन फंडिंग का है, बाकी चीजें कैसे इसके अंदर ला सकते हैं, मिस डिक्लेरेशन कैसे ला सकते हैं? देखिए, हम तो एक चीज कह रहे हैं कि जब ये मामला वहां पे गया, अकबर एस बाबर ने इसमें कहा कि इन्होंने जो फंड्स बाहर से वसूल किए उसके बीच में जो प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग और ऐसी फंडिंग जो कि इनके अपने जो एम्प्लॉइज थे, जो मुलाजिम थे, उनके बैंक 4 बैंक अकाउंट्स के बीच में फंडिंग जो कंसीलमेंट भी बन जाती थी, और फिर उसके साथ ही अचानक स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड मांगा गया तो वहां से कुछ और अकाउंट्स भी निकल आए। देखिए, अब ये मैं अगर एक इलेक्शन कमीशन में अपना सालाना गोशवारा जमा कराता हूँ, जो कि मेरा ख्याल से अभी मेरा शायद कुछ लेट हुआ है, लेकिन अभी उस गोशवारे में मुझे जो चीजें बतानी होती हैं और अगर उसके मुतरादिफ कुछ चीजें निकल आती हैं तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर सकता है ना जी। इलेक्शन कमीशन के पास तमाम वो पावर्स हैं जिसके बीच में वो देख सकता है कि अगर किसी जमात ने या किसी इंडिविजुअल ने कोई मिस डिक्लेरेशन की है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रूलिंग आ सकती है आपके नजरिए में? जी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है, और अगर वो चाहे तो देख ले, क्योंकि अब ये तो चीज एस्टैब्लिश हो गई है। आपने क्यों रेजिस्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर? आपने क्यों नहीं अपने अकाउंट्स स्क्रूटनी के हवाले से रेजिस्ट किया कि जी हम नहीं स्क्रूटनाइज करेंगे, जिस तरह जफर साहब कह रहे हैं? देखिए, हमने रेजिस्ट नहीं किया। हमने कहा ये है कि हमारा मामला प्रोहिबिटेड फंडिंग का या फॉरेन फंडिंग का नहीं है। अब मेरी बात दोबारा से गौर से सुनिए, हमारा मामला स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स का है और हमारी कोई भी एंट्री फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग की नहीं है। हम ये सिर्फ बात करते हैं कि हमें आप हमें दहशत गर्दों की कैटेगरी में मत तोलें, आप हमें लोकल मामलात में देख लें। लेकिन अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्रे में या बाकी एक ट्रांजैक्शन ही ओवरसीज से हो रही है, इसमें फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व है, वो तो एक चक्कर ही और है ना जी। हमारा तो है लोकल अकाउंट्स का मसला कि पार्टी टिकट के पैसे जमा कराए, अच्छी तरह आप दोनों ने अपना मौकफ जो है ठीक बहुत अच्छी तरह, आई एम सॉरी वील हैव टू लीव इट देयर, बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों ने अपनी पार्टीज का मौकफ जो है वो बता दिया है, और अब क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली केस जो है वो किस नौयत का है और किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीटीआई क्या चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है। वील हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। और नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कोरोना वबा की, जिसने फिर से सर उठाया है पाकिस्तान के अंदर। इसे निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, आप देखिएगा वक्फे के बाद। कोरोना दोबारा फैलना शुरू हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन फैलता तो बहुत तेजी से है, लेकिन शायद ये इतना मोहलक नहीं है जितने पहले वाले वेरिएंट थे। लेकिन इसमें ये गलतफहमी में ना रहें कि इसका मतलब है कि ये मोहलक ही नहीं है। और पहले कुछ ये भी खदशा था कि शायद ओमिक्रॉन के ऊपर वैक्सीन असर नहीं करती। ये इस बिल्कुल वाज़ेह आपके सामने शवाहिद नजर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के होते हुए भी जिन इलाकों में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनके लिए इस बीमारी का खतरा जो है उससे बहुत कम है बनिस्बत उन लोगों के
जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी। तो सबसे अहम चीज जो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए जो सबसे अहम मैं पैगाम देना चाहता हूं वो है यही कि अगर अभी तक किसी वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की 5वीं लहर से गुजर रहा है और पाकिस्तान के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तेजी से फैल रहा है, बल्कि कई ममालिक के अंदर पूरी दुनिया में ये तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 1.8% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 49,673 टेस्ट किए गए। 898 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 अफराद की अमवात हो चुकी है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को सामने आया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 177 हो गई है। सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 141 हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान ही ओमिक्रॉन से मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसके बाद जारी हैं। अगर अमेरिका को ही देखा जाए तो 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 10 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ऐसे शवाहिद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे अंदिया मिलता है कि ओमिक्रॉन से बीमार होने पर अलामत की शिद्दत मामूली होती है। अब सवाल ये है कि पहला केस 13 दिसंबर को आया ओमिक्रॉन का, उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने अब इस नई लहर से निपटने के लिए क्या किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सेहत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। आज जो आपने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर आपने लोगों को कहा है कि अगर अब आपने अभी तक जो है वैक्सीनेट अपने आप को नहीं किया तो आप वैक्सीनेट करें। जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि क्या वो महफूज हैं? चूंकि अब जो नई स्टडी आई है वो तो ये कह रही है कि एस्ट्राजेनेका तो बिल्कुल काम नहीं करती और फाइजर जो है वो भी सिर्फ 20% ही काम करती है ओमिक्रॉन के खिलाफ। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपको प्रोसेस की वजाहत कर देता हूं। एक तो ये कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 5वीं लहर आ चुकी है और उसका आगाज हमें नजर आ रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो उसके लिए सबसे अहम स्ट्रेटेजी हमारे पास आज भी है, वो उसमें एक जो है वो वैक्सीन है। और वैक्सीन डेफिनेटली कारामद है। वो कई दफा लोग छोटे डेटा सेट्स के ऊपर एनालिसिस करके मुख्तलिफ कंक्लूजन निकालते रहते हैं, लेकिन आज ही हमने अपना जो डेटा अभी तक देखा है उसके मुताबिक अभी तक क्लियरली जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो अच्छी खासी प्रोटेक्शन, हमने आपको एक स्टेज के ऊपर 10 गुना का जिक्र किया था, तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन जारी है। इंटरनेशनली भी जो एविडेंस आ रही है वो यही है कि वैक्सीन बीमारी के खिलाफ, खुसूसन शदीद बीमारी के खिलाफ तो बाहर क्या प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये वायरस फैला भी तेजी से है और वैक्सीन का लगा हुआ होना जो है वो बीमारी कम से कम माइल्ड बीमारी के होने के खिलाफ 100% गारंटी नहीं है। लेकिन अभी भी आप ये सोचें कि अगर आपको टीके नहीं लगे हुए और अगर आपको टीका लगा है तो कई गुना का फर्क है, 10 गुना का फर्क समझ। तो इसलिए जरूर टीका लगवाएं। अगर 1 डोज लगी या 2 दूसरी लगवा लें। और अगर मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है और 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है तो उस सूरत में आप जिसको लोग बूस्टर या एक इजाफी डोज का नाम देते हैं वो भी लगवा सकते हैं, और वो जो एक इजाफी डोज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। और आपके एक्सपीरियंस में जो ओमिक्रॉन वायरेंट है उससे हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम हो रही है, मतलब जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा? इसके बारे में इतना कहूंगा कि इस वक्त तक जो ग्लोबल एविडेंस है, जो दुनिया से शवाहिद आ रहे हैं, अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये ऑन अ केस बेसिस कुछ माइल्डर लगता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी जहन में रखें कि वो स्टेटिस्टिकल ऑड्स होते हैं। अभी भी लोग अस्पताल बीमार होकर बाहर कैफ ओमिक्रॉन की वजह से पहुंच ही रहे हैं। सो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो शायद आप कह सकें कि कुछ केसेस इसमें माइल्ड होने का चांस गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत ज्यादा है। लेकिन एक शख्स को, एक फर्द को कोई गारंटी नहीं है कि उसको माइल्ड होगा। तो मैं कहता हूं कि अभी भी एहतियात का दामन ना छोड़ें। वैक्सीन तो है सो है, साथ ये मास्क हमेशा जिसका हम जिक्र करते हैं, एक सस्ता और आसान तरीका है अपने आप को बचाने का और अपने इर्द गिर्द वालों को बचाने का, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। यकीनन आप सिचुएशन को बड़ी केयरफुली वॉच करें। मुझे ये बताइए कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका फैलाव और बढ़ जाए
तो आप लोग लॉकडाउन की तरफ फिर से जाएंगे? हद्दुल बसा हमारी कोशिश होगी कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लॉकडाउन टाइप उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि ना सिर्फ के कई दफा उनका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है, बल्कि कई दफा उसके जो मुज़िर असरात हैं बाकी माशरे के ऊपर वो भी खासे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये बीच की राह चलनी होती है। तो अभी तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही जिसमें मैं आपको ये कह सकूं कि जी किसी किस्म के लॉकडाउन का प्लान है, लेकिन बहरहाल इस चीज को बड़ा केयरफुली देखना होता है और जैसे इवॉल्व करती है उसके साथ साथ फिर अपने फैसलों को उसके मुताबिक हम आहंग करना होता है, एडजस्ट करना होता है। मगर इट्स अनलाइकली कि आप उस लेवल के लॉकडाउन हुकूमत पाकिस्तान करेगी जो हमने माजी में देखे। इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो पिछले वेरिएंट्स आए हैं वो बार बार बताया जाता था कि जो लोग बड़ी उम्र के हैं, खास तौर पे बुजुर्ग जो हैं 60 साल की जिनकी ऊपर उम्र है वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, उनको ये बीमारी जो है ज्यादा आसानी से लग सकती है, फिर फेटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये कैसा अफेक्ट करेगा बुजुर्ग लोगों को? अच्छा, एक तो ये कि चूंकि ये वेरिएंट नया है, मैं पाकिस्तान के जो एदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तो आपको कुछ ज्यादा बताने के काबिल इसलिए नहीं हूं कि अभी चंद केस हैं, चंद 100 हैं और हर रोज के चंद 100 केस हैं, उसमें से चंद लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। तो अभी फॉर्चुनेटली हमारे पास कोई उसके इतने ज्यादा जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट खतरनाक असरात नहीं नजर आए। लेकिन जो वायरस है उसका जो बेसिक बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो कमजोर है, जिसकी कुव्वत मुदाफियत में कमी है किसी वजह से, उनकी कोई नेचुरल इम्यूनिटी में कमी है या किसी को कैंसर की कीमोथेरेपी मिली है या इम्यून सिस्टम के लिए को सप्रेस करने के लिए कोई दवाएं वो ले रहे हैं, तो एक तो वो लोग ससेप्टेबल रहेंगे, एक चीज। और दूसरा इसका उम्र से, एज से एक रिलेशनशिप है कि जो हमारी उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम उतना रोबस्ट और ताकतवर नहीं रहता, एक नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क ओल्डर लोगों को रहेगा, खासतौर पे जिनको इजाफी बीमारियां हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको जो मौजूदा पुराना वेरिएंट है या वेरिएंट्स हैं उनसे को बहुत ज्यादा फर्क तस्वर करना इस वक्त कोई अक्ल की बात नहीं। डॉक्टर साहब, अभी तक हम जो है 32% लोगों को अपनी पॉपुलेशन की वैक्सीनेट कर पाए हैं। अगर आप बाकी खित्ते के अंदर देखें, श्रीलंका की तरफ देखें तो तकरीबन 50% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं। फिर हम इंडिया की तरफ देखें तो 44.5% जो हैं वो हो गए हैं। तो कम क्यों रही है हमारी वैक्सीनेशन की जो लेवल है बाकी खित्ते से? हम क्यों नहीं ज्यादा तेजी से अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाए? क्या चैलेंजेस थे हुकूमत के लिए? 12 से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं जिनको वैक्सीन लग रही है, जो इस वक्त एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, उस पॉपुलेशन का 47%, 47% वैक्सीनेटेड है फुली, यानी उनको दोनों डोजेज जो रिक्वायर्ड हैं या जो रिक्वायर्ड फुल डोजिंग है वो लग चुकी है। बल्कि 64%, 64% लोग इस 12+ पॉपुलेशन में ऐसे हैं जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है। तो ये किसी सूरत कम नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो आप कह सकते हैं कि अगर 47% तो लग चुकी है तो 53% ऐसे हैं जिनको अभी लगनी है। ये बिल्कुल बात ठीक है। इवन अमेरिका में बहुत सी स्टेट्स और जगह ऐसी हैं जहां उनकी जो वैक्सीन की यूज रेट है वो दूसरी स्टेट्स की निस्बत, दूसरे शहरों की निस्बत कम है। अब अगर आप पाकिस्तान में ही देखें तो मिसाल के तौर पे जो पंजाब में एलिजिबल पॉपुलेशन है वो 53% वैक्सीनेटेड है, सिंध में 38% है, केपीके में 42% है, बलूचिस्तान पीछे हुआ करता था सबसे पीछे, लेकिन वो 43% पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में 77% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, यानी 3/4 से ज्यादा जो है पॉपुलेशन जो एलिजिबल है उनको वैक्सीन लग चुकी है। इसी तरह एजे के और जीपी में भी 45 और 46%। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है और 8 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसलिए चूंकि जाहिर है माँ बाप बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो वो डरे हुए होते हैं कि जी स्कूल में सबसे ज्यादा खदशा होता है कि बच्चों को ये वबा लग सकती है। तो कब पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोच रहा है कि क्या आप स्कूल जाने वाले बच्चों को लगाना शुरू करेंगे? क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी बच्चों के हवाले से? अच्छा जी, सही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बाहर के वैक्सीन तो लग रही है, ठीक है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो 12+ की वैक्सीन है उसका ना सिर्फ के इस्तेमाल चल रहा है बल्कि उसमें जो एदाद शुमार हैं जो
फुली वैक्सीनेटेड की प्रोपोर्शंस हैं वो 41% है। सो इसका मतलब है कि अभी 12+ वाले जो हैं उनमें भी हमारे पास गुंजाइश बाकी है। तो बहुत अहम है कि पहले उस पॉपुलेशन को कवर किया जाए जो कदरे खुद भी मोबाइल होती है, स्कूल में भी एक दूसरे के साथ उनका घुलना मिलना होता है, फिर घर वालों को आगे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और खुद भी हो सकते हैं। अब इसकी शरह भी मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे अगर ये जो 12 से 18 वाला जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन जो है, इसमें पंजाब में 56%, 56, सिंध में 15, इनकी फिगर कम है, केपी 23%, बलूचिस्तान में इसका नंबर कम है 8%, आईसीटी में 44%, 38 जीबी और टोटल 41%। सो अभी हमें 12 से 18 वाली जो रेंज है उसको फर्दर वैक्सीनेट करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम 5 से 12 वाली स्टेज के ऊपर जाएं। तो ये बतदरीज प्रोसेस करना है और आपने रिस्क ऑफ स्प्रेड और उसका जो बेनिफिट है वैक्सीन का सबसे ज्यादा किस पॉपुलेशन को लगता है उसके मुताबिक आपने करना है। तो ये अभी जो 5 to 12 वाला रेंज है वो अभी शुरू नहीं होगा, लेकिन ये नहीं है कि वो होगा नहीं, मुमकिन है इन द फ्यूचर एट सम पॉइंट उसको भी कंसिडर किया जाए। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये ज्यादातर खवातीन में पाया जाता है, खवातीन इससे ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, इनको ज्यादा आसानी से लग रही है, इसकी क्या वजह है? और ये दुरुस्त सबको लग रही है? नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट सबको ही लग रहा है, ये कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज हमने एक चीज शो की थी कि वैक्सीनेशन के जो गेन्स हैं, यानी वैक्सीनेशन लगाने की जो अफादियत है, फायदा है, जिनको ज्यादा खतरा है और जो उसमें जिनको प्रोटेक्शन का जो चेंज है, यानी वो यहाँ है और इससे ऊपर जाएंगे बचाव में, उसमें खवातीन डेफिनेटली थोड़ा सा उनको एडवांटेज था। सो ऐसे लग रहा है कि खवातीन को वैक्सीन लगवा के क्लियर प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके अलावा ओल्डर लोगों को, तो ये छोटे मोटे अदाद शुमार कई दफा फर्क होते हैं। और एक और मैं बताऊं, इसमें कई दफा स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के इश्यूज होते हैं, किस तरह डेटा इकट्ठा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका तरीका क्या था, उसमें कोई एरर्स या ऐसे इनबिल्ट वेरिएशंस तो नहीं थी। सो इस पे इतना ज्यादा ना वो भरोसा कीजिए। इस वक्त यही समझिए कि सब लोग ससेप्टेबल हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। डॉक्टर साहब देखिए, ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं ये मुल्क के बाहर से भी आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी कहा जाता है कि मुल्क से बाहर से आ रहा है। पहला केस 13 दिसंबर को डिटेक्ट हुआ। तो पाकिस्तान हुकूमत क्या करेगी अब? क्या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी मजीद चेकिंग होगी? मुझे पता है अभी चेकिंग हो रही है, मगर क्या आप मजीद इकदाम उठाएंगे ये चेक करने के लिए कि बाहर से कोई वेरिएंट पाकिस्तान तक ना आ पहुंचे? देखिए, बाहर से आने वाली इन्फेक्शन के बारे में वरी करना चाहिए। वेरिएंट तो पाकिस्तान के अंदर भी अराइज हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। तो देखना ये होता है कि किन इलाकों में, दुनिया के कौन से खित्ते ऐसे हैं, ममालिक ऐसे हैं जहां बीमारी का जोर तेज है, तो उधर हमने इसको वहां से आने वाले लोगों के ऊपर जरा खुसूसी तवज्जो होती है। लेकिन ओवरऑल चेकिंग हम सबकी ही करते हैं। और फिर आपने देखा कि अगर कोई पॉजिटिव निकला खुदा न खास्ता तो फिर उनको क्वारंटीन भी करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है। प्लस हम इंसिस्ट करते हैं कि लोग वैक्सीनेशन पूरी लगवा के आएं। तो इसमें 3 चेक्स हैं। पहला ये कि उन्होंने वैक्सीनेशन मुकम्मल की हो, एक। नंबर 2 ये कि वो आने से 48 घंटे 48 आवर्स पहले उनका एक टेस्ट हुआ हो, पीसीआर टेस्ट। और फिर आते वक्त जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो हम सिलेक्टिवली करते हैं। वो हम उन फ्लाइट्स और उन डेस्टिनेशन से या उन ओरिजिन से कहना चाहिए करते हैं जहां इस वक्त ज्यादा खतरा है बीमारी का। तो ये तमाम तरीकाकार हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरिएंट्स जो हैं वो फैलते हैं और उनको ट्रैवल बैन्स के जरिए मुकम्मल तौर पे वेरिएंट्स का जिक्र कर रहा हूँ, रोकना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज कई दफा सब क्लिनिकल इलनेस होती है जरूर, और वेरिएंट्स बाहर हर मुल्क में अराइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में 2022 अब आ चुका है। क्या आप समझते हैं कि इस साल हम कोरोना वबा से निजात हासिल कर लेंगे? ये वो आपने प्रेडिक्शन वाला सवाल पूछे। मेरा ख्याल है कि जी इंशाल्लाह दुनिया भर में जैसे वैक्सीन तेजी से लग भी रही है और फर्दर लगेगी भी, और अगर ये वाकई ओमिक्रॉन जो है कदरे माइल्डर साबित होता है तो बहुत सारे लोगों को तो ये इम्यूनिटी फराहम कर देगा और वैक्सीन साथ मिला के, तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला जो है कुछ थोड़ा काबू में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आपने देखा पिछले 2 साल में कितने बड़े एक्सपर्ट्स कितनी दफा पिट चुके हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर बहुत
प्रेडिक्शंस करनी That's right. इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और आई थिंक इस वबा के ऊपर भी प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, वजीर आज़म के मावने खसूसी बराए सेहत, हमें बता रहे थे कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान 5वीं लहर से गुजर रहा है, और अगर हमने इस 5वीं लहर के ऊपर काबू पाना है तो वो कह रहे थे कि ना कि आप एक और डोज लगाएं अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, बल्कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं आप पूरी तरह से जो है फिर से वैक्सीनेशन जो है वो जरूर लगवाएं, और मास्क का वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल अभी हम नहीं छोड़ सकते, मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी है। नाजरीन, अपनी हिफाजत खुद करें, यही हुकूमत पाकिस्तान का मैसेज है। इस प्रोग्राम का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।